अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और विच इज़ द फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स में क्या करेंगे, हम फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे कि जो आपका फ्लूइड होते हैं वो जो मूव कर रहे होते हैं तो उनके मोशन में किस तरह से डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज वगैरह इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से लॉज इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ है। तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की जो होती है वो होती है उसकी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स उसके लेयर्स के दरमियान। जैसे आपके सॉलिड्स हैं, दो सॉलिड जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वो उनके दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। तो इसी तरीके से जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के अंदर एयर भी हो सकती है और वाटर वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब लिक्विड्स और गैसेस ये दोनों ही हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। और दोनों के लिए जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उनकी लेयर्स के दरमियान, वाटर की लेयर्स और एयर्स वगैरह की लेयर्स के दरमियान, उनको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? दिस इज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स। तो frictional effect between different layers of a flowing fluid is described in terms of viscosity of the fluid। और viscosity को मेजर करते हैं how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer। ठीक है, यानी एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाने के लिए जितनी फोर्स लगती है। ये शुरू में ये 2-3 लाइंस हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी की डेफिनेशन मौजूद है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन जो है ये आपके पास आ जाती है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, उसके बाद सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली, जैसे कि थिक टार है या हनी है। आप देखो पानी जो है अगर आप उसको गिराते हो तो वो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, लेकिन अगर आप हनी जो है वो जब किसी जार में से निकालते हो तो वो थिक होता है और उसकी डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से इतनी तेज़ी के साथ मूव नहीं कर रही होती हैं। सो वो ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करेगा, वो करीब करीब तक ही आता है, हल्का सा मूव करता है। तो इनके दरमियान विस्कोसिटी ज़्यादा है उसकी लेयर्स के दरमियान, हनी की लेयर्स के दरमियान, जबकि पानी की लेयर्स के दरमियान जो है वो विस्कोसिटी बहुत कम होती है। सो इस तरीके से डिफरेंट लिक्विड्स और गैसेस की जो विस्कोसिटी है इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल के अंदर दी हुई है जो साथ में आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर विस्कोसिटी का यूनिट भी लिखा हुआ है। यूनिट आप कहाँ से निकालेंगे वो मैं भी थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ। अच्छा जी, लिक्विड और गैसेस के दरमियान जो है फोर्स आपको चाहिए होती है जब आप मूव कर रहे होते हो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स, ये पढ़ रही हूँ मैं। एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है एक फ्लूइड में से, वो एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसको हम कहते हैं, रिटार्डिंग फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, तो वो कहला रही होती है रिटार्डिंग फोर्स। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि कभी आपने अगर मूव कर रहे हो बाइक्स के ऊपर या फिर आप गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो अम्मी अबू मना तो करते हैं कि हाथ बाहर ना निकालें, लेकिन अगर आप कभी हाथ को बाहर निकाल लो तो क्या होता है कि आपका हाथ, हालांकि गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती है लेकिन आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, क्योंकि जो इर्द गिर्द की हवा है वो भी फ्लूइड्स के अंदर आती है। सो वो जो हवा है वो आपकी रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रही होती है आपके हाथ के ऊपर। ठीक है, सो और वो रिटार्डिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होते हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिटार्डिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। दूसरा, अगर कभी नोट किया हो तो जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे ये रिटार्डिंग फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, यानी आपको उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप हाथ गाड़ी से बाहर निकालते हो और आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करोगे, वो ज़्यादा मुश्किल से मूव हो रहा होगा क्योंकि आपके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। सो ये रिटार्डिंग फोर्स है। ये जो ड्रैग फोर्स है इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज़ इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। अब हर चीज़ ही जो है ये हवा में से तो मूव कर ही रही है, सो हर चीज़ के ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स किसी ना किसी
किसी न किसी डायरेक्शन में एक्ट ज़रूर कर रही होती है। जिस डायरेक्शन में चीज़ फ्लो कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ड्रैग फोर्स हमेशा एक्ट करेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो जब वो मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर से, तो उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है वो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम ड्रैग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर, उस तरह से विस्कोसिटी की बात करते हैं हम फ्लूइड्स के अंदर। और फ्लूइड्स में मैं रिपीट कर दूं, गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। और दूसरा ये कि जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होती है सॉलिड्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ड्रैग फोर्स जो है वो फ्लूइड्स के ऊपर एक्ट करती है। अच्छा, अब स्टोक्स ने जो कहा था, स्टोक्स ने एक लॉ बनाया और उन्होंने कहा कि अगर एक स्फीयर है इस तरह से, अगर एक स्फीयर है, इसका एक ख़ास रेडियस होगा और ये किसी ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर ये मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में से, तो इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वो जो है, इसका फॉर्मूला ये है F=6π∗RV। ये जो फॉर्मूला है ये ड्रैग फोर्स का है, 6π∗RV। V उस स्पीड है जिसके साथ वो स्फीयर मूव कर रहा था, R उसका रेडियस है, ईटा जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट है, मतलब ये कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल पे वेरी करेगा। और मैंने आपको बताया इस टेबल के अंदर इनकी सबकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। और 6π जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इस फॉर्मूले में से हम ईटा का जो है यूनिट वो निकाल सकते हैं। ईटा को यहीं पे रहने दो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाओ। तो फोर्स यहाँ पे है, 6π के तो यूनिट नहीं होते, सो लेके जाओ ना लेके जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R और V मैं यूनिट निकाल रही हूँ, इसलिए मैं 6π को नहीं लेके गई क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, यूनिट उसका कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, R जो है दैट इज़ योर रेडियस, सो उसका यूनिट हो गया मीटर, और V जो है दैट इज़ योर वेलोसिटी, सो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और डिवीजन में जो चीज़ होती है वो ऊपर न्यूमरेटर में चली जाती है, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा न्यूटन। विस्कोसिटी का यूनिट क्या बना, न्यूटन। डिनोमिनेटर में सेकेंड आया था, सेकेंड ऊपर आ गया, और मीटर का स्क्वायर नीचे था, इसलिए इसको हम -2 से लिख देंगे। ये है आपका ईटा का यूनिट, ठीक है। ईटा की अगर डायमेंशंस भी निकालनी हो, जो कि बाजू का MCAT वगैरह में क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आपने डायमेंशन निकालनी हो तो भी आप इसी फॉर्मूले से, जो कि स्टोक्स लॉ है, F=6π∗RV, इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ें पुट करके तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं।